हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है रिलेशन और फंक्शन, जिसको हम संबंध और फलन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर बोल सकते हैं। और यह चैप्टर आपको कभी भूलने नहीं देगा, यह चैप्टर आपसे कभी अलग होने वाला नहीं है, क्योंकि यह 11th में भी है और 12th में भी सेम नाम का सेम चैप्टर है, रिलेशन और फंक्शन। तो अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। हर एक चैप्टर में आप 12th के तो हर एक चैप्टर में ये रिलेशन फंक्शन आ रखा है हर एक चैप्टर में। तो यार ढंग से पढ़ लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। किससे करते हैं भैया? स्टार्टिंग हम करते हैं क्रमित और अक्रमित युग्म, ठीक है ना। क्रमित युग्म और अक्रमित युग्म, ठीक है। आप हेडिंग डाल दीजिए, ये दोनों हम इससे ही बात करते हैं, ठीक है भैया। ये है क्या, किस तरीके से काम करेंगे? तो साहिब सुनिए, होगा क्या, देखिए क्रमित युग्म में आपका क्रम होगा ना, आपका जो क्रम होगा, इन यहाँ पे जो भी अवयव दे रखे होंगे उनका क्रम आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? आवश्यक नहीं होगा। क्रमित युग्म को हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं और अक्रमित युग्म को अनऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। अच्छा, अक्रमित युग्म में जो क्रम होगा वो आवश्यक नहीं होगा, ठीक है ना, आवश्यक नहीं होगा। और क्रमित युग्म में भैया क्रम आवश्यक होगा। बात समझे क्या? अच्छा, किस तरीके से भैया ये समझाओ। चलो, जैसे कि आपको बोला, क्या बोला आपको कि जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक आपको एग्जांपल दे दिया 1,0, उसके बाद आपको बोला 0,1, फिर आपको बोला कि 3,2, फिर 3,4 आपको बोल दिया, फिर 4,3 बोल दिया। अब यहाँ पर आप बताइए कि क्रमित युग्म कौन कौन से होंगे, कितने होंगे क्रमित युग्म, ठीक है। क्रमित युग्म कितने होंगे और कौन कौन से होंगे? अब क्रमित युग्म का क्या बोला मैंने आपको, जिसमें क्रम इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पर 1,0 आया, ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अब वापस क्या आ गया 0,1, तो यह भी गुना जाएगा। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1,0 कहो या 0,1 कहो, बात एक ही है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। यहाँ पर क्रम इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पहले आ गया तो आ गया, बस ये अलग है, समझ गए। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 0,1 बोलो या फिर 1,0 बोलो, दोनों बात एक ही है, अलग अलग है क्रमित युग्म में। अच्छा, 3,2 ये आपका तीसरा हो गया, 3,4 चौथा हो गया। और देखिए ये 3,4 और वापस आ गया 4,3, तब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये दोनों एक ही है, अलग अलग है, समझे ना। क्रमित युग्म का मतलब यही ही होता है। अच्छा, इसके बाद आपको बोला कि अक्रमित युग्म कितने होंगे, यह बताइए आप। क्या बोला कि अक्रमित युग्म कितने होंगे, भैया समझ लो इनको। चलो, अक्रमित युग्म में देखिए 1,0 आ गया, ठीक है, ये पहला है, मैं लिख ही लेता हूँ, 1,0 आ गया, ठीक है। अब आप वापस लिखने जाओगे कि 0,1। अब यहाँ पर क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, 1,0 लिखो या फिर 0,1 लिखो, बात एक ही है। तो हम इन दोनों को एक ही मानेंगे कि भैया ये एक ही है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। अब 3,2 ये दे रखा है, ठीक है, ये 3,2 आ रखा है। चलो, इसके बाद यह 3,4 है, ठीक है, 3,4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 4,3। अब देखो 3,4 बोलो या फिर 4,3 बोलो, दोनों की बात एक ही है अक्रमित युग्म में। बात समझे क्या? हाँ भैया, हम बात समझ रहे कि इन दोनों में बात एक ही होंगी, ठीक है। तो आपको क्रमित युग्म कितने मिल गए भैया? 5। और अक्रमित युग्म हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए। ये बात समझ रहे हो ना? हाँ, हम समझ रहे हैं। तो सिंपल सी बात, नो बोल सकते हैं, कोई भी आपको इसमें लॉजिक आपको तो सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, क्रमित युग्म में क्रम हम गिनेंगे, ठीक है। और अक्रमित युग्म में अगर कोई क्रम चेंज हो रहा होगा तो इनको हम एक ही मानेंगे। जैसे कि अब इससे सवाल कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, वो मैं बात बताता हूँ। जैसे कि आपको सवाल दे रखा है, एक सवाल हम ले लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। x + y, 2x - y इज इक्वल टू x, 4, आपको 1,4 दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोला कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला आपको? x एंड y का मान ज्ञात कीजिए। यदि क्या बोला, यदि कंडीशन आपको दे रखी है कि पहली आपका क्रम क्रमित युग्म हो, ठीक है ना, क्रमित युग्म हो, जो यहाँ पे अवयव दे रखे हैं वो क्रमित युग्म हो, जो युग्म दे रखे हैं वो, और यदि आपको युग्म जो दे रखे हैं वो अगर अक्रमित युग्म हुए तब भी आप x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दे दिया गया है। अब कैसे करेंगे हम इनको, किस तरीके से करेंगे? देखिए, आपको फर्स्ट का आप सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है ना, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिया आपको क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन में क्रमित युग्म है भैया, हाँ क्रमित युग्म है, हम इनको ही ले रहे हैं। अब क्रमित युग्म में क्या होगा भैया, एक बार जो आ गया वो आ गया,
बदल नहीं सकता, मतलब 1,2 है तो 2,1 नहीं हो सकता, एक बार जो आ गया वो आ गया। अब ये दोनों समान है तो हम सेट में करके आया है, समान है तो भैया x प्लस वाई है ना वो 1 के इक्वल हो जाएगा और 2x माइनस वाई है वो 4 के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो x प्लस वाई यहाँ से हो गया 1 के इक्वल और 2x माइनस वाई हो गया 4 के इक्वल। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना तो अच्छे से ही आता है, कैसे हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5, तो x का मान कितना आ गया भैया 5/3, यहाँ से x हमें मिल गया ना, ठीक है। अब y, इस x को यहाँ पर किसी एक समीकरण में रख लीजिए तो आपको y मिल जाएगा, ठीक है। चलो ढूंढते हैं y, तो y ढूंढा तो हमें कितना मिला, देखिए आपका 5/3 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा भैया 1 माइनस 5/3, तो y हमें मिल गया कितना माइनस का 2/3, तो x हमें कितना मिला है 5/3 और y हमें मिला है 2/3। तो यहाँ से पहले सवाल की, इस सवाल के पहले भाग का उत्तर हमें x और y हमें मिल गया है, ठीक है। ये कब है, जब दो जो आपको युग्म दे रखे वो क्रमित हो। अगर अब अक्रमित युग्म हो तो क्या होगा, किस तरीके से बात बनेगी, देखिए सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं दूसरे का, ठीक है। अगर अक्रमित युग्म है तो भैया देखिए जो x प्लस वाई कॉमा 2x माइनस वाई है ये एक तो है। अब ये चेंज भी तो हो सकता है ना, इसको हम 2x माइनस वाई को 2x माइनस वाई कॉमा x प्लस 1 भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए 1,2 है, इसको हम 1,2 भी बोल सकते हैं और 2,1 भी बोल सकते हैं। कब, जब ये दोनों अक्रमित, जब ये अक्रमित युग्म हो। तो यहाँ पर अक्रमित युग्म है तो यहाँ पर आप समझे ना, सबसे केस फर्स्ट 2 केस बनेंगे, किस तरीके से केस बनेंगे इसकी हम बात करते हैं। पहले केस में क्या होगा कि ऐसे इसको रख लिया, ठीक है, तो ऐसे रख लिया तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 1 के और 2x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 6 से। तो यहाँ से तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5/3, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 1/3, माइनस का 2/3। हाँ भैया इस तरीके से होगा। अब केस 2 में क्या होगा, देखिए केस 2 में हम बात करें हम ना, तो केस 2 में किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखिए केस 2 में यहाँ पे क्रम चेंज हो सकता है। तो मैं लिख लो कि अब 2x माइनस वाई आगे आ सकता है और x प्लस 1 जा सकता है पीछे, ठीक है ना। 2x माइनस वाई आगे आ गया और x प्लस 1 पीछे चला गया, क्रम हो गया चेंज। और किसी एक का ही क्रम चेंज करना तो ये हमने कर लिया, 1,4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, इक्वल कर दो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना भैया। 10 तक क्या होता था, देखो साहिब 10 तक क्या होता था कि हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मान लो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अब उसको नहीं पढ़ा या पढ़ा कुछ भी है, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा लिंक नहीं होता है, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन 11th में क्या होता है पता है कि ज़्यादातर टॉपिक, एक टॉपिक दूसरे से, एक चैप्टर दूसरे से लिंक होता है। अब ये जो मैं सवाल आपको कर रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा जने होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पर ये सेम सवाल, सेम कंसेप्ट हम सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर समझा होता तो यहाँ पर और भी आसानी से समझ में आता, तो कोशिश कीजिए यार लय में चलने की। तो अब यहाँ से हम फटाफट निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दिया तो 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 5/3 आ गई, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू आप निकालिए, y की वैल्यू निकालने गए, चलो यहाँ पे रख लेते हैं, तो कितने आ जाएगी, आ गई आपकी 5/3 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 4 माइनस 5/3, ठीक है। तो y कितना आ गया भैया 12 माइनस 5/3 जो कि कितना होता है भैया, ये हो जाता है हमारा 7/3। तो ये हमें y मिल गया साहब, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, ये आपका सवाल हो गया। तो इस तरीके से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक आ गया मुन्ना उठकर कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्रमित युग्म है या अक्रमित युग्म है, ठीक है। भैया देखो सवाल में आपको दे रखा होगा कि क्रमित युग्म से करना है या अक्रमित युग्म से करना है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, तो मैं लिख सकता हूँ ध्यान में रखने वाली बात यह है, मुन्ना ने जो सवाल उठाया है, जो बात उठाई है बिल्कुल सही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्रमित युग्म है या अक्रमित युग्म है। तो मुन्ना की बात को मानते हुए मैं आपको एक ध्यान रखने की बात बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस चैप्टर में, किसी चैप्टर में रिलेशन फंक्शन संबंध फलन में जितने भी इस तरीके के सवाल दे रखे होंगे ना, उसमें आपको क्रमित युग्म का ही बोला है। किसका? क्रमित युग्म का। मतलब हमें एक बार ही इसको x प्लस वाई को 1 के इक्वल ही करना था और 2x माइनस वाई को 4 के इक्वल ही करना है। मतलब यहाँ पर क्रम चेंज नहीं करना है, जिस तरीके से क्रमित युग्म से हम सवाल करते हैं ना उसी तरीके से करना है, ठीक है। अब भैया विश्वास नहीं होगा कि ऐसे ही पूछेगा होगा क्या, ठीक है। तो एक NCERT का सवाल कर लेते हैं, तड़कता भड़कता एकदम महकता सा, ठीक है। चलो
चलो देख लो इस सवाल को, सिंपल सा है नन्नू सर, बस हमें यह समझना यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमें जो सवाल करना है वो क्रमित युग्म से करना है, बाकी तो आप उखाड़ लोगे ना। हाँ अच्छे से, मुन्ना ने बोला था उखाड़ लोगे। चलो जैसे कि आपको क्या दे दिया गया, ये दोनों इक्वल है तो आप x और y का मान निकालिए। निकालते हैं, आपको क्या बोला कि x/3 + 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के। हाँ हो गया इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरा और आ जाएगा जो कि क्या है y - 2/3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। हल कर देते हैं इनको, ठीक है। तो x/3 कितना आ जाएगा, 5/3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से x/3 हमें मिल गया कितना, 2/3, ठीक है। 3 से 3 काट लिया तो x हमें मिल गया 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अच्छा यहाँ से हम हल करते हैं इनको, तो देखिए कितना जाएगा, y = 1/3 + 2/3 कितना हो जाएगा, साफ दिख रहा है 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप एलसीएम लेकर देख लो, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आराम से आप कर सकते हो। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमें क्रमित युग्म से ही करना है इनको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़े से चैप्टर के अंदर आते हैं और बात करते हैं किसकी, आपके कार्तीय गुणन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए क्या है कार्तीय गुणन की परिभाषा, इसको समझते हैं फिर हम आते हैं अपनी बात पर। आपको बोला कि यदि दो अरिक्त समुच्चय एक ए और बी दिए गए हो तो इनका कार्तीय गुणन, जिसको हम ए क्रॉस बी से बताते हैं, क्या होता है, ए से बी के सभी क्रमित युग्मों के अवयवों का समुच्चय होता है, ठीक है। समझे बात? अच्छा नहीं समझे तो मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लो बाबू भैया। ए क्रॉस बी क्या होता है, ये क्या होता है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो ये क्या किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्टर, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो सेट कितना इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के लिए भी। अच्छा अब ये क्या बोल रखा है, किस तरीके से कर रखा है, ये हमें समझना है भैया। देखिए आपको कोई दे रखा है एक समुच्चय ए, ठीक है। ए में मान लो 2 अवयव है 1 और 2। अच्छा दूसरा दे रखा है बी, ठीक है ना, जिसमें 2 अवयव मान लो 4 और 5। ये 2 आपको समुच्चय दे रखे हैं। अब आपको इनका निकालना है ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी, अब देखिए भैया ए क्रॉस बी निकालना हमें, मतलब हम ए से बी में जा रहे हैं तो इन सभी के क्रमित युग्म हमें बनाने हैं। किनके भैया, 1,2, ठीक है, और इस 4,5 के क्या बनाने हैं, क्रमित युग्म बनाने हैं। और इनके जितने भी अवयव आ जाए ना, इन सभी का हमें क्या करना है, समुच्चय बनाना है। कैसे, देखो भैया किस तरीके से होगा। आप एक काम कीजिए, जैसे कि आपको 1,2 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है 4,5। आपको गुणा करना नहीं है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, गुणा नहीं करना है, लेने हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले अगर 1 का लेंगे, पहले हमने ले लिया 1 तो 1 और 4 ले लिया, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब 1 और आप ले लो 5, ठीक है, क्या ले लिया 1 और 5। हाँ भैया समझ में आता है, 1 इसके साथ भी आएगा, 1 4 के साथ भी आ गया, 1 5 के साथ भी आ गया। अब ये वापस 2 4 के साथ आ जाएगा, 2 4 के साथ आ गया तो 2 5 के साथ भी आ जाएगा, तो ये 2 5 के साथ भी आ गया। तो ये सभी क्या बन गए, इन दोनों के क्रमित युग्म। क्या बना लिए हमने, क्रमित युग्म। अक्रमित नहीं है, अक्रमित में तो चेंज हो जाता, लेकिन हमने क्रमित युग्म बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्रमित युग्म आ गए, ये सभी इनके अवयव है और इन सभी का हमें क्या लेना है, समुच्चय। क्या लेना है, समुच्चय, मतलब ये आपका मंजिला कोष्टक लगा लो। तो ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी, जिसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। बात समझ में आई है क्या? हाँ भैया ये क्या हो गया हमारा, ए क्रॉस बी, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा और समझते हैं यार, थोड़ा और ढंग से समझते हैं। ढंग से मतलब एक और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको एक और बोल दिया, ठीक है, आपको बोल दिया, मान लीजिए कि ए है, ये तो आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा आपको बोल लिया कि ए है भैया, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, और बी आपको दे रखा है एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है, जेड ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इनको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन निकालना है। देखिए ध्यान से देखना, क्या करना है, पहले ए जाएगा x के साथ, फिर ए y के साथ जाएगा, फिर ए जाएगा z के साथ। हाँ भैया समझ में आ गया, चलो लिखते हो, लिखो। तो ए गया x के साथ, अच्छा आपका ए वापस गया y के साथ, और ए किसके साथ गया, ए z के साथ गया, भाग नहीं गया, मतलब मिल गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद b गया आपका x के साथ, b गया आपके y के साथ, और b गया आपका z के साथ, ठीक है। इनको भी लिख लो, क्या है आपका b गया x के साथ, अच्छा इसके बाद आपका यही पे लिख लेते हैं b गया y के साथ, और ये b गया आपका किसके साथ, z के साथ। एक बार आप इनको बनाना सीख जाओगे ना, फिर तो आप बिना इस तरीके से किए फटाफट बना लोगे, समझ रहे हो ना। ये आपका क्या है, कार्तीय गुणन। पहले तो आपने ये सभी अवयव लिख लिए जो भी क्रमित युग्म में बने हैं वो, और फिर क्या ले लिया इनका,
क्या ले लिया, इनका समुच्चय, इनके दोनों तरफ हमने मंझले कोष्ठक को लगा लिया, जिससे हमें एक क्रॉस बी मिल गया है। बात समझ में आ गई ना, ये सभी मैंने समझाया है ना, यही यहाँ पर लिख रखा है, समझे। देखिए कि यही तो बोल रखा है ना, दो अव्यक्त समुच्चय। अव्यक्त समुच्चय का मतलब भैया फाई नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, फाई नहीं होना चाहिए। अब मुन्ना जागा और बोला कि भैया फाई होगा तो क्या होगा, समझाऊंगा आगे, समझाऊंगा, फाई होगा तो क्या होगा, लेकिन ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एक तो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, आपके एनसीईआरटी सही उठाए गए हैं तो आपको जिससे समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो साहब अब ये सवाल करते हैं जिससे आपके दिमाग के सभी ढक्कन खुल जाएंगे, ठीक है। आपको ए दे रखा है A, B और बी दे रखा है PQR, ठीक है। तो आप ये निकालिए A क्रॉस B, ठीक है, B क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B, A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस, मतलब A क्रॉस A, ये सभी आपको निकालने हैं, ठीक है। फटाफट निकालते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब तो हम निकाल लेते हैं। पहले ही आप क्या समुच्चय लगा लो, ठीक है, हमने लगा लिया, ठीक है। तो थोड़ा छोटा लगा लेते हैं, क्या होगा देखिए। सबसे पहले भैया A जाएगा P के साथ, अब हम सोचते हैं किस तरीके से आपको बिना लिखे करना है। उसके बाद A जाएगा Q के साथ, ये A Q के साथ भी गया, ठीक है। फिर A जाएगा R के साथ, अच्छा। उसके बाद भैया अब क्या होगा कि B जाएगा P के साथ, ठीक है, अच्छा। फिर आपका B जाएगा किसके साथ, B जाएगा Q के साथ, और फिर आपका B चला जाएगा R के साथ। ये आपके सभी बन गए, ठीक है ना, बन गए, हाँ समझ में आता है। अच्छा आगे करते हैं B क्रॉस A। अब भैया क्या होगा, B क्रॉस A क्रॉस B तो आपने समझाया था, B क्रॉस A क्या होगा, ठीक है। तो बाबू भैया को यहाँ पर आ गया डाउट, तो हम क्या करते हैं, उसके डाउट को खत्म करते हैं। A क्रॉस B आपको दे रखा था, A क्रॉस B में पहले क्या लेते थे, पहले A से स्टार्ट होते थे, ठीक है ना। अब B क्रॉस A में B से स्टार्ट होंगे। कैसे B से स्टार्ट होंगे, पहले आप B को लिख लो, B के क्या है P, Q, R, और A के क्या है A और B। तो पहले आप B के लिख लिए, अब B से स्टार्ट हो, B से स्टार्ट होंगे तो P आ जाएगा A के साथ, और फिर P जाएगा B के साथ, फिर वापस Q जाएगा A के साथ, और फिर Q जाएगा B के साथ, फिर R जाएगा A के साथ, और फिर R जाएगा B के साथ। बात समझे ना, हाँ भैया इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। क्या हुआ देखिए, क्या हुआ कि P गया A के साथ, P से स्टार्ट को आप B से स्टार्ट को, तो B का पहला है P गया A के साथ, फिर आपका P गया B के साथ, ठीक है। उसके बाद अब P का काम हो गया, अब Q आ जाएगा, तो Q गया A के साथ और ये Q गया B के साथ, ठीक है। अब ये देखिए R है ना, R गया A के साथ और ये वापस R गया B के साथ, हाँ समझे भैया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, समझ में आ रहा होगा बात। अच्छा अब A क्रॉस A क्या होगा भैया, ये भी होता है कि हाँ आराम से हो सकता है। कैसे, A से A में जाएंगे अपने आप में मस्त। कैसे भैया, आप है ना, अब क्या कर दो कि आप लिख लो, यहाँ पर A है ना, तो यहाँ पर भी A लिख लो कि A क्रॉस A में हम जा रहे हैं। A क्रॉस A में क्या है, A में क्या है A, B, ये आपने लिख लिया। तो पहले अब वही बात होगी भैया, किस तरीके से देखो, वही बात कैसे होगी कि A गया, पहले A के साथ जाएगा, फिर B के साथ जाएगा, फिर B A के साथ पहले जाएगा, फिर B के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलो लिख लेते हैं, क्या होगा, A क्रॉस A में ही मस्त है, कोई दूसरी दुनिया से मतलब नहीं। कैसे, चलो जैसे कि हमने बोल लिया कि A के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करना, आप अलग से बना लेना ताकि आप खुद को विजुअलाइज कर पाओ। मैं देखिए बिना देखे करता हूँ कि A में गया तो पहले A के साथ जाएगा, फिर A B के साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर B है ना, वो A के साथ जाएगा, ठीक है ना, B A के साथ गया, फिर वापस B किसके साथ चला जाएगा, B के साथ, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ये भैया काम हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा A क्रॉस A लिख सकते हैं हम, तो B क्रॉस B भी तो लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा भैया, देखो अब हम सोच लेंगे, सोचो तो P जाएगा पहले P के साथ, ठीक है, पहले P को उठाओ, तो P जाएगा P के साथ, ठीक है, फिर P को ही उठाना है, और P जाएगा Q के साथ, अब P जाएगा R के साथ, ठीक है। अब किसको उठा लिया भैया, Q को उठा लिया, तो Q जाएगा P के साथ, ठीक है। अच्छा अब Q जाएगा किसके साथ, Q के साथ, और फिर अब Q जाएगा R के साथ। अच्छा अब भैया P को उठा लिया, Q को उठा लिया, अब R को उठाओ, तो भैया R जाएगा पहले P के साथ, उसके बाद R जाएगा फिर Q के साथ, और फिर R जाएगा R के साथ ही। ये आपका काम हो गया, ये आपने बना लिए कार्तीय गुणन B क्रॉस B, ठीक है। अच्छा ये अब आ गया है, अब ढक्कन को खोलने वाला सवाल आ गया है, A क्रॉस A। अब ये कैसे होगा भैया, ये कैसे होगा, ठीक है। अच्छा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल है ना, आप भगवान मतलब रो मत ज़्यादा। देखिए हम कैसे किस तरीके से करना है, A क्रॉस A, ठीक है। आपको A कितना दे रखा है, A आपको दे रखा है, चलो A दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा अपने A क्रॉस A तो निकाल लिया ना, A क्रॉस A क्या है भैया, A क्रॉस A तो हमने निकाल लिया, जो कि क्या आया, ये आया। इसको आप लिख सकते हो क्या, चलो हम लिख लेते हैं, क्या है भैया, A क्रॉस A आया है A, फिर A, B, फिर B, A,
और फिर बी कॉमा बी। हाँ भैया आ गया, ठीक है। अच्छा अब ए हमें पता है कितना है भैया, ए है ए कॉमा बी, ठीक है, ये हमें समझ में आता है, ठीक है ना। इतना यहाँ तक समझ में आता है, हाँ यहाँ तक समझ में आता है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो अब क्या होगा कि पहले ए को उठाओ, ठीक है, क्योंकि ए पहले है, ठीक है ना। ए पहले ए को उठाया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ए पहले इसके साथ आएगा, फिर ए आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, फिर ये ए आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, फिर ये ए आ जाएगा इसके साथ। बात समझे ना, ठीक है। अब क्या होगा, बी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, फिर बी आ जाएगा इसके साथ, फिर बी आ जाएगा इसके साथ, और फिर बी आ जाएगा ये इसके साथ। समझिए ना किस तरीके से होगा, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। देखिए क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि ए आया इस ए कॉमा ए के साथ, तो ये ए पहले लिख लिया, फिर ए कॉमा ए हमने लिख लिया। समझ में आ गई बात, हाँ ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि फिर भैया ए आया इस ए कॉमा बी के साथ, तो ए पहले आ गया, उसके बाद आपने लिख लिया ए कॉमा बी, ठीक है। पहले इस ए को लिखा, फिर ए कॉमा बी को लिखा। अच्छा फिर वापस ए आ गया इसके साथ, तो पहले ए को लिखा, फिर बी कॉमा ए को लिख लिया, ठीक है। अब वापस ए आ गया इसके साथ, तो पहले ए को लिखा, फिर बी कॉमा बी को लिखा, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा अब बी को ले लीजिए, तो पहले बी आ गया इसके साथ, तो पहले बी लिखोगे बी कॉमा ए लिख लिया, हाँ। फिर बी आ गया इसके साथ, तो पहले बी लिख लिया, फिर ए है, फिर वापस बी है, ठीक है भैया। फिर आ गया बी इसके साथ, तो बी कॉमा ए, फिर आ गया बी इसके साथ, तो बी कॉमा बी, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। तो ये है आपका क्या, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब वहाँ से कुछ मानुष और जागे और बोले भैया आपने यहाँ पर क्या किया पता है कि पहले ए क्रॉस ए जो था ना, ए क्रॉस ए था। अब यहाँ पर इन दोनों को तो अलग लिया, इन दोनों का मान आपने निकाल रखा था और इसको अलग लिया है। अब हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, पहले इन दोनों ए को ले लेते हैं, ठीक है ना, पहले ए क्रॉस ए को ले लेते, ठीक है, और फिर ए को ले लेते। क्या किया उन्होंने कि भैया पहले हम ए क्रॉस ए ले लेते, फिर ए को ले लेते। तो उससे करना, उससे भी काम आपका आंसर आपका यही आएगा। उससे थोड़ा सोचना टफ पड़ेगा, टफ तो नहीं मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बाकी आपके दिमाग के ढक्कन खुल गए होंगे इस सवाल से। एक दो और बाकी है तो कर लेते हैं, फिर आपका मैं बोल सकता हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 आप आराम से कर सकते हो। ये तो आपकी स्टार्टिंग है फंक्शन की, इतना भी ईजी नहीं है, हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत बाकी रह गया तो पढ़ते हैं। चलो तो अब हम करते हैं कुछ एनालिसिस, और जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो भैया हम खाते हैं एक बड़ा सा लड्डू एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। तो वो लड्डू खाना है और उसको पचा लेना है अपने पेट के अंदर। भैया क्या हुआ, सबसे पहले देखो आपको किसी ने पूछा, कोई समझदार मानुष आपके पास आ गया और उसने आपको पूछा कि चल भाई तू ए क्रॉस बी निकाल रहा है, बी क्रॉस ए निकाल रहा है, ए क्रॉस ए निकाल रहा है, कुछ भी निकाल, मुझे तो ये बता कि अगर ए में 2 अवयव है, ठीक है, और बी में 3 अवयव है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे बिना यह निकाले। बस ऐसे ही देख के बता कि ए में 2 अवयव है, बी में 3 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे यह बता तू, ठीक है। अब आपको आ गया थोड़ा सा डाउट नहीं करना है। देखो कैसे होंगे, किस तरीके से, वैसे तो फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसमें कितने 2 है, इसमें कितने 3 है। अच्छा ए क्रॉस बी में कितना है, एक बार गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा बी क्रॉस ए में कितना आया भैया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये की हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस ए में कितना आया भैया, 1 2 3 और 4, ठीक है। बी क्रॉस बी में कितना आया भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ए क्रॉस ए में कितना आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके हो गए, ठीक है। इस बात को हम समझ गए हैं, ठीक है। अब आप सोचिए ए क्रॉस ए, अब देखिए ए और पहले आप ए क्रॉस बी निकाला आपने, ठीक है ना, मतलब आप पहले 2 और 3 का गुणा कीजिए, कितना आ रहा है भैया 6, तो क्या इसमें 6 अवयव है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, हाँ भैया 6 अवयव है। क्या किया हमने, इसे 2 और इस 3 का गुणा किया, 6 आ गए। अच्छा बी क्रॉस ए निकाला, ठीक है, तो पहले आप 3 का गुणा कीजिए, फिर 2 का गुणा कीजिए, कितना आता है 6, क्या इसमें 6 आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ भैया ये भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आप ए क्रॉस ए में आए भैया, देखिए ए से ए में गए, मतलब पहले आपने 2 ले लिया, फिर वापस 2 ले लिया, कितना आगे 4, क्या इसमें 4 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4, हाँ भैया 4 इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया, बी क्रॉस बी में गए, कितने हैं भैया, पहले बी का लिए 3,
फिर वापस b का लिया 3, कितना आ गया 9। क्या है 9 इसमें या नहीं है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ भैया 9 है, ये भी बात सही है, सब सत्य वचन चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप a क्रॉस a में के, ठीक है, यहाँ पर a क्रॉस a में कितने अवयव है? a क्रॉस a में है 4, ठीक है, और फिर a में कितने 2, तो पहले आपने a को लिया था तो a को 2 लिया, फिर a क्रॉस a के 4 लिए, कितना हो गया 8, ठीक है। गिनिए इसको, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हाँ भैया कुछ ना कुछ तो हमें चमक रहा है, चमक रहा है ना, एक बड़ा सा गोला चमक रहा है, जो कि क्या है? तो ये बड़ा सा लड्डू अब आपको याद कर लेना है, और ये इतना बड़ा लड्डू है, इतना मीठा लड्डू है कि हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है। तो हमें बात करनी है कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू p, ठीक है भाई, यदि मतलब समुच्चय a में p अवयव है, n ऑफ p का मतलब p अवयव है, अच्छा, और n ऑफ b समुच्चय b में q अवयव है, तो a क्रॉस b में अवयवों की जो संख्या होगी वो p इंटू क्यू हो जाती है। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा लड्डू है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मीठा है, याद कर लोगे बिल्कुल कि अगर a में p अवयव है और b में q अवयव है तो a क्रॉस b में आपके p q अवयव हो जाएंगे। हाँ समझ के, हम दोनों का गुणा कर लेना है, उतने अवयव आ जाएंगे। अब आप उस समझदार मानुष को जवाब दे सकते हो, हाँ हम भैया दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने उस समझदार मानुष को जवाब दिया ना, वो समझदार मानुष बहुत ही समझदार था, तो उसने पूछ लिया चल ठीक है इसका तो जवाब दे दिया, एक और आंसर बता मुझे कि क्या तूने ए भी तुझे दे रखा है, चल, और ये बी भी दे रखा है, ठीक है। अब मुझे तू ये सब चेक किए बिना बता कि क्या तू ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकता है या नहीं है। क्या बोला उसने कि क्या तो a क्रॉस b को b क्रॉस a लिख सकता है या नहीं है, मतलब दोनों बराबर है या नहीं है। बराबर होने का मतलब जो उस साइड है वो इस साइड होनी चाहिए और जो इस साइड है वो उस साइड होनी चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए। चलो देख लेते हैं यार, हम तो ये तो एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए a क्रॉस b में क्या आ रहा है, a कॉमा p a कॉमा q, ठीक है, a कॉमा r b कॉमा p, इस तरीके से कुछ आ रहा है। b क्रॉस a में क्या आ रहा है, p कॉमा a, b कॉमा क्या है आपका p कॉमा b, ठीक है, इसके बाद q कॉमा a, उसके बाद भैया क्या है q कॉमा b, इस तरीके से कुछ चल रहा है। क्या कुछ आपको सेम दिख रहा है? कि भैया सेम बिल्कुल नहीं है। अब आप अगर ये सोचे हो कि a कॉमा p और p कॉमा a, तो एक ही बात है भैया, एक ही बात नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं क्रमित युग्मों की, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। यही फर्क है अक्रमित युग्म और क्रमित युग्म में, इसलिए मैंने आपको वो सबसे पहले पढ़ाया है। मतलब भैया अलग अलग है, सीधी सी बात यह कहे तो, क्योंकि a कॉमा p तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब एक ही भाई क्या बोला, समान होने का मतलब इसमें जो है वो इसमें होना चाहिए और जो इसमें है वो इसमें होना चाहिए, और पहले जो पहला अवयव है वही इसमें नहीं है, तो कैसे समान होगा? समान नहीं होते हैं। तो आप उस समझदार मानुष को बोल देना कि भैया ये समझदार ये जो इक्वल है वो नहीं होते, ठीक है, बात याद रखोगे, हाँ ठीक है। अच्छा अब तीसरी बात के ऊपर हम आते हैं। चलो उसको आपने जवाब दे दिया समझदार मानुष को, और समझदार मानुष अपने उस सवालों के पिटारों में से एक और सवाल लेकर आ गया। चल ठीक है, चलो ये भी तूने जवाब दे दिया, बंदा अच्छा अच्छे से पढ़ा हुआ है, लगता है संजय भैया से पढ़ा है, ठीक है। तो उसने एक और जवाब बोला, एक और सवाल बोला, क्या कि तू ये बता कि अगर a और b दो तुझे समुच्चय दे रखे हैं, ठीक है, अगर इनमें से कोई एक रिक्त समुच्चय हो जाए, कोई एक फाई हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या a क्रॉस b कितना आएगा? क्या बोला आपको कि अगर a या b में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय आ जाए तो a क्रॉस b कितना आएगा। अच्छा अब यहाँ पर आप थोड़े से डाउट में आ गए, थोड़े से क्या बड़े से डाउट में आ जाएंगे। अब क्या हो गया, ठीक है, इसको भी हम एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस इसका कर लेते हैं। मान लो आपको a दे दिया गया है कुछ भी, a कॉमा b, और b आपको समुच्चय दिया है फाई, ठीक है ना। अब आपको निकालना है a क्रॉस b, चलो निकालते हैं, ठीक है। अच्छा a क्रॉस b निकालना था, a कॉमा b आपने लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे फाई। अब यहाँ पर किसके साथ बनाओगे, ठीक है ना, बनाओगे किसके साथ भैया, किसी के साथ, फाई तो कुछ है ही नहीं। फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसको हमने फाई लिखा है, बाकी कुछ फाई तो कुछ होता ही नहीं है, और कुछ होता ही नहीं है तो जोड़ा किसके साथ बनाओगे भैया, जोड़ा किसी के साथ तो बनता है, इतना तो आप भी समझते हो, अब तो बड़े हो गए हो, ठीक है ना। तो जोड़ा किसी के साथ तो बनता, अगर कोई है ही नहीं तो जोड़ा कैसे बनेगा भैया, जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो a क्रॉस b कुछ आएगा क्या भैया, बिल्कुल नहीं आएगा। a क्रॉस b तो आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। चलो तो आपने क्या बोल लिया कि भैया a क्रॉस b में कोई भी नहीं आएगा, तो आपने लिख लिया कि क्या हो जाएगा कि यदि, मैं लिख लूँ क्या, यदि a और b में से कोई एक या दोनों, ठीक है ना, या दोनों समुच्चय फाई हो जाए। फाई का मतलब आप समझ गए होंगे, एक तो समुच्चय हो जाए
हो तो A क्रॉस B होगा, वो क्या आएगा 5 आएगा। इस बात को, इस लड्डू को खा लेना। अब उसको आपने जवाब दिया ना, वो चिढ़ गया, समझदार मानुस है, वो चिढ़ गया कि इतना अच्छा पढ़ाते हैं क्या संजय भैया। तो उसने एक और सवाल पूछ लिया, ठीक है चल अब अगर इसका आंसर तूने बता लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तू जेईई मेंस निकाल लेगा, आईआईटी निकाल लेगा। क्या कि A क्रॉस B, ए आपको तुझे कुछ दे रखा है और B भी तुझे कुछ दे रखा है, और A क्रॉस B तूने कुछ निकाल लिया, ठीक है, कुछ भी निकाल लिया, जैसे कि A क्रॉस B तूने ये निकाला है। अब तू मुझे ये बता कि A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। क्या बोला, A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। अब तो यार यहाँ तो यार ना संजय भैया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये तो हमने समुच्चय में पढ़ रखा है कि अगर किसी समुच्चय में कोई भी अवयव दे रखे हो, जैसे इसमें कितने अवयव 6, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी भैया। सिंपल सी बात है, कितनी होती है 2 की पावर 6। ये हमने पढ़ा था क्या, मतलब अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है ना, तो उसके उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाती है 2 की पावर n। क्या आपने ये पढ़ रखा है। हाँ भैया अच्छे से समुच्चय में पढ़ रखा है और फोड़ भी रखा है, ठीक है। अच्छा तो यही तो आपको बोल रखा है भैया, हम लिखेंगे कि उसमें जितने अवयव होंगे ना उसको हम 2 की पावर में ले जाएंगे। लेकिन वो समझदार मानुस बोला भैया अवयव कितने होंगे यही तो बता। तो ये तो मैंने इस पहले में बताया क्या कि अवयव तो P इंटू Q होंगे, ठीक है। अब देखिए अब सिस्टमेटिक चलते हैं। आपको सिर्फ दिया गया है A और B, दिया गया है, और वह समझदार मानुस बोला कि तुझे A क्रॉस B निकालना है, ठीक है। अब निकालने बैठना नहीं है, मुझे ये बता कि तूने A क्रॉस B मान ले निकाल लिया, ठीक है। अब निकाल लेने के बाद उसके उप समुच्चय कितने होंगे यह मुझे सिर्फ इसको देख कर बता, अक्सर मैं देखता है ना इसके उप समुच्चय कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, इससे A क्रॉस B जब आप निकालोगे ना, A क्रॉस B, ठीक है ना, A क्रॉस B निकालोगे n ऑफ A क्रॉस B, तो उसमें कितने अवयव आएंगे 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 आ जाएंगे। हाँ भैया 2 इंटू 3 आ जाएंगे, ठीक है। और जितने अवयव होंगे ना, अब मान लो 2 इंटू 3 अवयव आ गए, ठीक है, मान लो 6 होते हैं 10 होते हैं जितने भी होते हैं अवयव आ गए। अब इसको उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो जितने भी अवयव है ना उनको आप कहाँ पर ले जाओ 2 की घात में। अब 2 की घात में कितनी है, 2 की घात में क्या ले जाओ 2 इंटू 3 को ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। बात चमकी ना, हाँ अच्छे से अब तो चमक गई है, ठीक है। तो अब हम इसको जनरल भाषा में लिख ले, कि अगर यदि n ऑफ A इज इक्वल टू P एंड n ऑफ B इज इक्वल टू Q, देन तब, ठीक है ना, तब A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी भैया बता लो, ठीक है, 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर A क्रॉस B में जितने अवयव होंगे उतने। A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, A क्रॉस B में अवयव होंगे कितने P इंटू Q। क्या ये बात चमकी, हाँ भैया चमक गई है। तो बस अब तो वो उसने मुंह भी नहीं दिखाया और सीधा समझदार मानुस भाग गया कि यार ये तो बड़ा ही टैलेंटेड बंदा है, ठीक है। तो इन चारों लड्डू का यार याद कर लेना, बहुत ही मज़ेदार है ये, ठीक है। तो इससे आपके ज़्यादातर सवाल होंगे। कौन से सवाल, एक्सरसाइज 2.1 के, समझ गए, ठीक है। तो कुछ एक एग्जाम्पल अगर टाइम बच गया है मैं देखूंगा अभी तो कर लेते हैं, नहीं तो कल हम कर लेंगे। अच्छा एक बात, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 के सभी सवाल करने हैं और कल मैं कराऊंगा, तो आप मैच कर लेना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पूरी एक्सरसाइज मैं कल कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो